हेलो दोस्तों, मैं अरुण पाठक एक बार पुनः आप सभी का अनन्या के इस ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। इतिहास विषय को लेकर जितनी भी भ्रांतियां हैं उसे समाप्त करने का मेरा प्रयास है और पूरी उम्मीद है कि मैं इसमें सफल होऊंगा। मैंने आपको आधुनिक भारत के टॉपिक में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को चुनकर जानकारी देने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में आज मैं आपको ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास जो हुआ, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। तो शिक्षा का विकास से सेंस यहां यह है बदलाव। भारतीय शिक्षा प्रणाली परंपरागत थी और अंग्रेजों ने यह कहते हुए हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रवेश किया कि पिछड़ी शिक्षा प्रणाली से आधुनिकता नहीं आ सकती, इसलिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है और जिससे आधुनिक भारतीयों को आधुनिक बनाया जा सके। लेकिन आपको जानकारी में देना चाहूँगा कि ये तो बाहरी नीयत थी। इंटरनल नीयत लॉर्ड मैकाले का एक स्टेटमेंट आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। लॉर्ड मैकाले ने लिखा है अपने नीति निर्माताओं को कि मेरा जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का उद्देश्य है वो सीधा सीधा है, रूप और रंग से दिखने वाला भारतीय विचार और अभिरुचि से यूरोपी होगा, अंग्रेज होगा, जिससे हमें उस पर शासन करना आसान होगा। वैसे भी सिद्धांत कहा जाता कि किसी पर लंबे समय तक शासन करना हो या किसी को अपना दास या गुलाम बनाना हो तो उसकी संस्कृति और शिक्षा प्रणाली में प्रवेश कर लेना चाहिए। वह ऑटोमेटिक आपका भक्त हो जाएगा, आपके अंडर में आ जाए, क्योंकि उसकी सोच ही चेंज हो जाएगी। तो कुछ इसी दृष्टिकोण से उन्होंने हमारी शिक्षण प्रणाली में प्रवेश करने का प्रयास किया और इस क्रम में उन्होंने जो है सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कराया कि भारत की शैक्षणिक स्थिति क्या है। तो मैं आपको सर्वेक्षण की बात किया तो दो स्पेशली सर्वेक्षण की जानकारी मिलती है। एक मद्रास में मेजर मुनरो ने कराया था, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1822 एडी में मेजर मुनरो द्वारा सर्वेक्षण कराया गया और यही काम बंबई प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी गुजरात महाराष्ट्र सम्मिलित था में 1823 से 25 एडी के मध्य एल्फिंस्टन ने सर्वे कराया था या सर्वेक्षण कराया था। तो इन दोनों सर्वे में जो एक बात कॉमन सामने आई, इनमें इन रिपोर्टों पे सामने क्या आई, क्या रिपोर्ट आई? रिपोर्ट ये आई कि 1000 छात्रों पर एक स्कूल था, एक विद्यालय था और सामान्यतः विद्यालय परंपरागत रूप से था, मंदिरों द्वारा शिक्षा दी जाती थी अथवा संस्कृत विद्यालय खोले गए तो उनसे शिक्षा दी जाती थी, अथवा उधर फारसी मदरसे थे उनमें अरबी फारसी मदरसे थे उसमें शिक्षा दी जाती थी। तो 1000 छात्रों पर एक विद्यालय। और एक आंकड़ा और प्रस्तुत हुआ कि जितने भी पुरुष छात्र थे, लड़के थे, 1/3 बालक या बालकों के विद्यालय जाने का साक्ष्य। दूसरी चीज, छात्राएं सामान्यतः विद्यालय नहीं जाती थी।
तो ये आंकड़ा है, ये रिपोर्ट दोनों प्रेसिडेंसियों से सामने आई कि सामान्यतः छात्राएं विद्यालय नहीं जाती थी। तो अब आप इससे आंकड़ा लगाइए और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजों ने हमारी शिक्षण प्रणाली में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस प्रकार का जो अंग्रेजों का पहला प्रयास था कि हमारी चीज़ों को बदल, ये आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से, मैं उम्मीद करता हूं। तो इसके पश्चात अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सिस्टम में मुख्यतः हस्तक्षेप करना शुरू किया और कुछ प्रयास उसने किए। तो क्या क्या किया मैं उसकी मैं से आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। सर्वेक्षण के पश्चात क्या स्थिति उत्पन्न हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का प्रयास हालांकि 18वीं शताब्दी में ही था, लेकिन ये सर्वेक्षण 19वीं सेंचुरी का था। तो मैं अब शैक्षणिक विकास की बात करने जा रहा हूं। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुए शैक्षणिक विकास, जब इसकी मैं बात करता हूं तो मुख्यतः 3 कार्य हुए इसके समय, 3 कार्य। एक 1781 एडी, ठीक है, एडी में कोलकाता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। अब इस संस्था की स्थापना का जो उद्देश्य था, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, वो सीधा सीधा ये था कि भारत की परंपरागत जो पुस्तकें हैं संस्कृत भाषा में लिखी हुई, फारसी भाषा में लिखी हुई, ये जो हमारी पुस्तकें हैं प्रमुख जो विधि ग्रंथ हैं, माने हमारे समाज के सामान्य कानूनी ग्रंथ हैं, जो जैसे मनुस्मृति वगैरह, हिंदू समाज से संबंधित भगवत गीता वगैरह, है ना, तो इनका ट्रांसलेट कराना, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कराना, अध्ययन करते हुए ट्रांसलेट कराना। ऐसे फारसी भाषा के जैसे फतवाए आलमगीरी वगैरह जो औरंगजेब के समय में संकलित की गई थी, तो उनका माने अध्ययन करने के साथ साथ इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कराकर भारतीय जो कुल मिलाकर रीति रिवाज हैं, कानून हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करके उसमें हस्तक्षेप का प्रयास करना। इसी प्रकार मैं आपसे जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो 1791 एडी में वाराणसी के जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना कराई, और बनारस में, और 1791 में ही आपको जानकारी देना चाहता हूं, जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय तो स्थापित कराई। उसके पश्चात वह संस्कृत विद्यालय आगे चल के पूरी तरीके भारतीय भाषाओं में लिखे हुए संस्कृत के ग्रंथों का वहां पर, क्योंकि भाई बनारस बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, तो वहां पे संस्कृत भाषा का पहले अंग्रेजों ने अध्ययन किया। इसी क्रम में मैक्स मूलर वगैरह ने अच्छे तरीके से शासन किया, विशेषकर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, इन लोगों ने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मनुस्मृति, इन सब का इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया। तो यह सारा कार्य इन्हीं के समय में हुआ था। एक चीज और मैं बताऊं, 1784 एडी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता मदरसा की स्थापना कराकर फारसी भाषा
एवं इस्लामिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कराया। ठीक है, तो ये मैंने फारसी भाषा में पहले इंटरेस्ट लिया, उसके बाद 70, जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले आपसे, 1791 एडी में 91 एडी में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, तो अब देखिए पर्टिकुलर सारे भारत की जितने भी प्रमुख वृद्धि ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कराना उद्देश्य था। चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता का ट्रांसलेट इसी समय में करता। ठीक है, अब उसी के आसपास अ कोड ऑफ जेंटुला के नाम से मनुस्मृति का भी ट्रांसलेट हुआ। आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि भगवत गीता के प्राकथन स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कहा जाता है कि यह कई भाषाओं का जानकार था, उसमें बंगाली, फारसी ये सब भी सीखा हुआ था। ठीक है, तो उसने लिखी थी। अब फारसी भाषा, ज्ञान और ग्रंथों की जानकारी स्पेशली प्राप्त करने के लिए कोलकाता मदरसा स्थापित करा दिया वारेन हेस्टिंग्स ने। इससे क्या होगा कि उस समय क्योंकि मुगल शासक हुआ करते थे और मुगलों के ज़्यादातर कानूनी ग्रंथ, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के हों चाहे मुगलों वाले हों, ज़्यादातर कानूनी ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे हुए थे। तो अब उनका अध्ययन बड़ा आवश्यक था, क्योंकि तत्कालीन समाज, जो करंट समाज था, उसमें जो रीति रिवाज थे वो मुसलमानों के प्रशासनिक चलते थे। कानूनों की भी जानकारी, सपोज दैट आपको बताऊं, कचहरी माने जो कचहरी में कैसे न्यायालय स्थापित करने हैं, कैसे मुगल न्याय प्रणाली को स्थापित किए हैं, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी बिना फारसी ग्रंथों के अध्ययन के संभव नहीं था। इसीलिए स्पेशलिस्ट कोलकाता मदरसा की स्थापना कर दी। और सबसे बड़ी जनसंख्या हिंदुओं की थी, तो हिंदुओं की पढ़ाई का जो भाषा थी, जो उच्च नॉलेज का भाषा था, वो गुप्त काल से संस्कृत भाषा बन गई थी। तो संस्कृत भाषा में ढेर सारे ग्रंथ लिखे गए। तो उन ग्रंथों का अध्ययन कैसे किया जाए, पहले तो संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जाए, फिर उन ग्रंथों का अध्ययन प्राप्त किया जाए। तो इस क्रम में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। आगे चल के इसी क्रम में BHU वगैरह विद्यालय बनाए गए। तो ये 3 प्रयास ये दिखाते हैं कि अंग्रेज हमारे पहले विधि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते थे, कानूनी ग्रंथों को जिसे कहते हैं, सांस्कृतिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते थे, कलात्मक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते थे। अब उनके अध्ययन के पश्चात हमारे रीति रिवाज को समझकर उसमें अपना जो है रीति रिवाज डालना चाहते थे। और इस कड़ी में इनका पहला प्रयास 1813 के चार्टर एक्ट में होता है। तो ये आप समझ चुके होंगे, पूरी उम्मीद है हमें। अब ध्यान से देखिए, AD के चार्टर एक्ट द्वारा अंग्रेजों ने प्रथम बार भारतीय शिक्षा एवं प्राचीन साहित्यों के उत्थान के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया था।
1 लाख रुपए का प्रावधान किया था और यही व्यवस्था, यही प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में दोहराया गया था। ठीक है, तो 1 लाख रुपया पहली बार हमारी शिक्षण पद्धति में खर्च करने के लिए इन्होंने 1813 के चार्टर एक्ट में किया और 1833 के चार्टर एक्ट में उस पर कड़ाई से पालन करने का अनुमोदन किया। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी भारतीय जनमानस में, इतने बड़े देश में 1 लाख रुपए कोई माने रखता? कुछ नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन फिर भी एक इनकी शुरुआत थी। हालांकि इससे हमें कम लाभ था, हम भारतीयों को, अंग्रेजों को ज़्यादा लाभ था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने, अंग्रेजों ने जो जो इलाज अपने लिए किया, जो जो व्यवस्थाएं अपने लिए की, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट भारतीयों पर भी पड़ा और उससे भारतीयों का भी धीरे धीरे विकास हुआ। देखिए, एक चीज़ दिमाग में एकदम रखिएगा कि भारतीय शिक्षा पद्धति के में जो भी अंग्रेजों ने कार्य किया, उनका सामान्य मोटो तो दिखने वाला यह था कि भारतीय शिक्षा पद्धति का विकास होना है, लेकिन वास्तविक रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रवेश कर हम पर चिर अस्थायी काल तक, लॉन्ग लाइफ तक शासन करना था, क्योंकि हमारे ब्रेन को वो कनेक्ट करना चाहते थे और वॉश करके अपनी चीज़ें डालना चाहते थे। ये मोटो उनका स्पष्ट रूप से था। तो आइए, ये आपने समझ लिया। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिस विवाद में यह मुद्दा उठा कि ओरिएंटल माने प्राच्य भाषाओं को स्थान दिया जाए शिक्षा प्रणाली में, अथवा आंग्ल भाषा माने यूरोपीय भाषा को स्थान दिया जाए। तो ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में शिक्षा विवाद। अब विवाद क्या हुआ, शेयर करना चाहता हूं मैं आपसे। विवाद दो चीज को, प्राच्य भाषा एवं पाश्चात्य अथवा आंग्ल भाषा। प्राच्य भाषा से तात्पर्य यहां क्या है? प्राच्य भाषा से तात्पर्य भारत की प्राचीन भाषाएं, ओरिएंटल लैंग्वेज, संस्कृत, फारसी आदि, माने फारसी आदि। माने कुछ इन विद्वानों के माने समूह में कुछ का ये मानना था कि प्राच्य भाषा में भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान माने देना पाश्चात्य ज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राच्य भाषा में भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान दिया जाए अथवा पाश्चात्य भाषा में भारतीयों को ज्ञान दिया जाए। पाश्चात्य भाषा से तात्पर्य यहाँ क्या है कि अंग्रेजी भाषा में ज्ञान दिया जाए। तो प्राच्य भाषा समर्थकों की जब भी मैं बात करता हूं, जेम्स प्रिंसेप, हेनरी प्रिंसेप, इन सब का नाम आता है। इसके समर्थक जेम्स प्रिंसेप, हेनरी प्रिंसेप, ठीक है, शेक्सपियर, ईटीसी ढेर सारे विद्वान थे। और जब हम पाश्चात्य भाषा में जाते हैं तो W.W. वर्ड, विल्सन, ठीक है, एल्फिंस्टन, मैकाले, ठीक है, आदि और भी नाम हैं, ठीक है।
और भी नाम है, लेकिन इनमें विवाद उत्पन्न हो गया। अब बेंटिंक ने इस विवाद से निपटने के लिए क्या किया? बेंटिंक ने इस विवाद से निपटने के लिए एक मैकाले समिति का निर्माण किया। मैकाले समिति का गठन किया कि भाई क्या उचित है वह रिपोर्ट तुम प्रस्तुत करो। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 एडी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि हम भारतीयों को पाश्चात्य भाषा में पाश्चात्य ज्ञान देंगे। इट मीन्स अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान तकनीकी ज्ञान को हम प्रदान करेंगे, जिससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो ब्रिटिश समर्थक होगा। इसी सेंस में हमने आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया कि भाई ये कहा गया था मैकाले द्वारा अपने कुल मिला के कंपनी के डायरेक्टरों को कि रूप और रंग से दिखने वाला भारतीय विचार और अभिरुचि से अंग्रेज बन जाएगा हमारी शिक्षण प्रणाली से। अब इन पर बात ये आई कि भाई मान लीजिए आप इतनी बड़ी मॉब को पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे? तो मैकाले ने इसके लिए एक थ्योरी का निर्माण किया जिसे कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अब देखिए, तो ये शिक्षा का ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत ये बहुत बार आया है ना। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था क्या? समाज के ब्रिटिश समर्थक उच्च वर्गों को आंग्ल भाषा में पाश्चात्य ज्ञान देना तथा उनके द्वारा अन्य भारतीयों में इस ज्ञान का विस्तार करना। इसको यूं समझो, मैंने छन्ना आपने सुना होगा कि ऊपर से कुछ चीजें डाली जाए नीचे फैलती चली जाएंगी, यही थ्योरी है ये। माने समाज में कुछ उच्च वर्ग हैं, माने इनको हमने पाश्चात्य ज्ञान सिखा दिया। अब इनके माध्यम से भारत के निचले वर्गों में पाश्चात्य ज्ञान छन छन कर पहुंच जाएगा। तो इसी को कहते हैं अधोमुखी, जिसका मुंह नीचे की ओर, ऊपर ज्ञान देंगे नीचे ज्ञान फैलता चला जाएगा। यही अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत मैकाले का कहलाता है। और यह प्रकाश में कब आया? माने मैकाले थ्योरी कही जाती है, लेकिन यह लागू कब हुई? मैकाले का सिद्धांत यही है। और मैकाले ने इस थ्योरी को एक माने और आप बेहतर तरीके समझें, इस थ्योरी को 2 फरवरी 1835 एडी में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसी को मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता है, मैकाले स्मरण पत्र। इंग्लिश में मैकाले मिनट्स इसी को कहते हैं। तो इसका सिद्धांत ही यही था कि इसके जरिए भारत में हम पाश्चात्य ज्ञान समर्थक ब्रिटिश वर्ग का निर्माण कर देंगे। ठीक है, अब यह लागू कब हुई थ्योरी? लॉर्ड ऑकलैंड, जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा इस
सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो लॉर्ड ऑकलैंड माने भले ही विलियम बेंटिंग के समय में विवाद के निपटारे के लिए यह कार्य किया गया हो, मैकाले जो समिति बनाई गई हो, लेकिन इसे लागू करने का काम लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया और इसके पश्चात शिक्षा के सेक्टर में इसका विकास होना प्रारंभ हो गया। अब इसके पश्चात जब लॉर्ड डलहौजी आता है तो डलहौजी के समय में इस सिद्धांत के आधार पर एक बृहद शिक्षा नीति बनाने के लिए चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, माने 1853 के चार्टर एक्ट में यह निर्देश दिया गया था कि भारत में बृहद शिक्षा योजना बनाने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाए जो भारत की भावी शिक्षा प्रत्येक सेक्टर में, है ना, चाहे वो कला की हो, चाहे वो विज्ञान की हो, हर सेक्टर में विकास के लिए वह सुझाव दे। और इसी क्रम में 1853 एडी में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इस समिति ने 1854 एडी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच कहते हैं। चार्ल्स वुड के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया जिसे सरकार ने एज इट इज मान लिया और जिससे भारत की भावी शिक्षा की नींव पड़ी। इसीलिए चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसकी हम जानकारी आपको 1 by 1 देते रहेंगे। धन्यवाद।